वसीम रिजवी पर एफआईआर दर्ज हो गई है। जी हां, वसीम रिजवी पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप है और एसएसपी के आदेश पर आईपीसी की धारा 295A के तहत शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई है। धार्मिक किताब से कुछ आयतों को हटाने को लेकर वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल की हुई है और इसे धार्मिक भावनाएं आहत करने वाला माना है पुलिस ने और एफआईआर दर्ज हो गई है 295A के तहत। बड़ी खबर बरेली से, एसएसपी रोहित सिंह सजवाण के आदेश पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। बड़ी खबर बरेली से इस वक्त हमारे पास है। वसीम रिजवी पर बरेली पुलिस का एक्शन, एफआईआर दर्ज, धारा 295A के तहत यह एफआईआर दर्ज हुई है। और कुरान शरीफ की 26 आयतों को हटवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले वसीम रिजवी का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। अब राज्यसभा सांसद और भाजपा नेता जफर इस्लाम ने भी उन पर प्रहार किया है। उन्होंने रिजवी को असामाजिक तत्व बताया और ये कहा कि यह याचिका समाज में अराजकता फैलाने के लिए लगाई गई है। कुरान की 26 आयतों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। वसीम रिजवी की तरफ से याचिका दायर की गई है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं यूपी से राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम साहब। सर, किस तरीके से आप इस याचिका को देखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है? देखिए, जहाँ तक वसीम रिजवी जी का कैरेक्टर सब लोग को मालूम है। वो एक ऐसा इंसान है जो एंटी सोशल एलिमेंट है। समाज में कहीं ना कहीं वो फ्रिक्शन पैदा करना चाहता, तकरार कराना चाहने की कोशिश करता है। खुद वो कई ऐसे गबन किए हैं वक्फ प्रॉपर्टी के, और उस वक्त के जो मंत्री थे आजम खां, उनके साथ मिलकर इसने कई वक्फ प्रॉपर्टी के साथ गबन किया है और इसकी सीबीआई इंक्वायरी चल रही है। ऐसे लोगों की बात का मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान नहीं लेगी। जहाँ तक आयतों का सवाल है, ये कुरान जो है मुकद्दस है, उसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता और ये पूरी दुनिया के हर लोगों को मालूम है। और साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्वयं प्रधानमंत्री ने विज्ञान भवन से कहा है कि जो किसी को धर्म या आस्था किसी चीज़ में भी हो, किसी इंसान को, वो उसका प्राइवेट अफेयर है। ऐसे में वसीम रिजवी जैसा इंसान जो ना तो समाज के लिए अच्छा है और ना समाज उसको अच्छे तरीके से देखता है, इसलिए कि वो अपने फ़ायदे के लिए समाज को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, तो लोग उसको उसी तरह से उसकी बातों का ट्रीट करते हैं। और मेरे ख्याल से मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसको पूरे तौर से खारिज कर देगी। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो यह राज्यसभा सांसद सैयद जफर इस्लाम, जिनका कहना है कि इस तरीके की बातों से फ्रिक्शन पैदा होता है। सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान लेगा और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई कार्यवाही नहीं करेगा। रोशन वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, गंगा, दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद में एक टोल पटोल कर्मचारी के साथ मारपीट का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। इस घटना के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। रिपोर्ट देखिए। इन्हें कानून का खौफ नहीं, जैसे ये आदतन अपराधी। कहीं भी तोड़फोड़ करना या किसी को मारना पीटना जैसे इनका खतरनाक शौक हो। ये इतने निरंकुश कि जहां मन किया किसी को भी मारना शुरू कर दिया। ये गाजियाबाद से आई खौफनाक तस्वीर है, जहां मसूरी थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे से सटे ईस्टर्न पेरिफेरल डासना टोल टैक्स पर कुछ गुंडे टोलकर्मी के साथ मारपीट करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक गुंडे कैसे टोलकर्मी पर टूट पड़ते हैं। पहले एक गुंडा काउंटर के बाहर से ही अंदर बैठे टोलकर्मी को थप्पड़ मारता है। इससे भी जब उसका मन नहीं भरता है तो ये गुंडे बारी बारी से टोल के अंदर घुसकर टोलकर्मी को बहुत ही बेरहमी से मारने लगते हैं। इस दौरान एक गुंडा उस पर वहां रखी कुर्सी से भी प्रहार करता है। इसके बाद दूसरा गुंडा आता है और वो थप्पड़ों और घूंसों से टोलकर्मी को बुरी तरह मारने लगता है। इस दौरान ये टोलकर्मी को जान से मारने की धमकी भी देते हैं। टोल प्लाजा पर लगे शीशे को तोड़ डालते हैं। बताया जा रहा है कि मारपीट करने वाले गुंडे करीब 8 से 10 की संख्या में थे, जो 4 बाइक पर सवार होकर आए थे और ये मारपीट टोल टैक्स को लेकर हुई। ये कल रात की घटना है, जिसमें कुछ पहले एक गाड़ी निकली थी ब्रेजा, तो उसमें टोल देने को लेकर कुछ कहासुनी हुई थी। उसके बाद जब वो गाड़ी निकल गई, उसके थोड़ी देर बाद लगभग 15-20 मिनट बाद कुछ लड़के बाइक से आए और टोल कर्मियों के साथ मारपीट इन्होंने की थी। उसके बारे में जानकारी मिलते ही तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया गया था।
लेकिन क्योंकि रात को यहाँ के टोल के सर्वर डाउन थे तो वो गाड़ी का नंबर वगैरह आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा था, तो उस कारण से देरी हुई। लेकिन हमारी टीम मैनुअल इस पर काम कर रही है, बहुत ही जल्दी आइडेंटिफिकेशन करके हम लोग गिरफ्तारी कर रहे हैं। बहरहाल वारदात सीसीटीवी में कैद होने के कारण आरोपियों का बचना नामुमकिन है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर टोल पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था क्यों नहीं की जाती, क्योंकि यहाँ मारपीट का इतिहास बहुत पुराना है। एबीपी गंगा के लिए गाजियाबाद से शक्ति सिंह की रिपोर्ट। इधर उन्नाव में पेट्रोल पंप कर्मी और ग्राहक के बीच विवाद हो गया। मामूली कहासुनी होने के बाद ग्राहक और पंप कर्मी के बीच ये विवाद हुआ। इसके बाद ग्राहक ने 2 दर्जन लोगों के साथ पंप कर्मियों पर हमला कर दिया। इसमें पंप पर काम करने वाले कर्मचारी भी घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस से पहले हमलावर फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लोगों की पहचान कर रही है। अब खबर मेरठ से है। वहां पर बीच सड़क पर पति और पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा दिखाई दिया। हुआ यूं कि ये जनाब प्रेमिका को लेकर बाजार घुमाने आए थे, लेकिन इनके पैरों तले जमीन तब खिसक गई जब बीच बाजार पत्नी ने प्रेमिका के साथ रंगे हाथों इंसाफ को पकड़ लिया। और उसके बाद जो हुआ आप तस्वीरों में देख रहे हैं। हालांकि बहुत देर तक पति पत्नी और वो का ड्रामा सरे राह चलता रहा और फिर पुलिस के वहां पहुंचने पर यह मामला शांत हुआ। संभल से खबर है, वहां पर गोवंश तस्करों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। गोकशी के आरोपी रेहान की 21 लाख की संपत्ति जब्त कर दी। जिला मजिस्ट्रेट संजीव रंजन के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। बाकायदा ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी भी की गई और इस दौरान कोतवाली पुलिस और संभल सीओ भी वहां पर मौजूद रहे। आरोपी रेहान के खिलाफ 10 से ज्यादा मुकदमे हैं। यह मामला सदर कोतवाली इलाके के मियां सराय का है। अपराधी वर्ष 2003 से अपराधों में संलिप्त है। अपराधों से अर्जित की गई संपत्ति डुगर सराय मोहल्ले में इसने मकान 3 मंजिला अर्जित कर रखा है। अतः अभियुक्त रेहान पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद हनीफ की उपरोक्त संपत्ति धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गृहबंध एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम संपठित धारा 83 दंड प्रक्रिया संहिता 20 धारा गैंगस्टर 3(1) गैंगस्टर एक्ट का अपराधी है। यह अभियुक्त थाना स्थानीय के संगठित गिरोह का सदस्य है एवं शातिर किस्म का अपराधी है। इधर आगरा में एक बारात थाने पहुंच गई। दुल्हन लेने पहुंचा दूल्हा हाथ मलता रह गया। फेरों से पहले ही दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। और ऐसा क्यों हुआ यह हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बढ़िया बारात आई, बातचीत करते रहे मोबाइल में 1.5 महीना खूब बातचीत चली। 8 बजे से फोन आ जाता था सुबह से रात हो जाए का पता, दिन भर हम खाना नहीं खाने, बातें करते रहे। जो बारात लेकर दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने पहुंचा था, वो बारात आगरा के बाह थाने में पहुंच गई। थाने में दूल्हा है, दूल्हे का पिता है, पूरा परिवार है। और ऐसा क्यों है वो भी जान लीजिए। दरअसल दुल्हन ने शादी की रस्मों के बीच दूल्हे से शादी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद तो दूल्हे का दिल ही टूट गया। कह रहे थे अगर तुम हमको नहीं मिलोगे तो हम मर जाएंगे, जहर खा लेंगे, तुमको फंसा देंगे। और जब आज हम बारात लेकर आ गए, आप कह रहे थे हम शादी नहीं करेंगे। तिलक तिलक सब हो गया। ये जयप्रकाश है, जिनकी शादी पूरे रीति रिवाज के साथ होने ही वाली थी। तिलक वगैरह की रस्में तो हो भी चुकी थी, बैंड बाजे के साथ घुड़चड़ी का कार्यक्रम हुआ, लेकिन फेरों के बीच दुल्हन ने शादी करने से ही इनकार कर दिया। लाखों रुपए खर्च करने के बाद अब बारात लेकर पहुंचे दूल्हे के पिता बड़े मायूस हुए और पुलिस में लड़की वालों के खिलाफ तहरीर दे दी। प्यार से सब टीका हुआ होने के बावजूद इन्होंने जब सारे हमने पहनने के लिए सामान भेजे, पहन ओढ़ के बिटिया तैयार हो गई। थोड़ी ही देर में उन्होंने ऐसा किया कि लड़की को अनफिट कर दिया गया। उसकी बहन ने अनफिट करने के बाद लड़की ना करने लगी कि हम इनके साथ शादी नहीं करें। बारात कानपुर नगर से आगरा के बाह आई थी। बताया जा रहा है कि दुल्हन के परिजन आरोप लगा रहे हैं कि शादी दूसरे लड़के से तय हुई, लेकिन शादी करने कोई दूसरा लड़का पहुंच गया।
फिलहाल इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात होगी। आगरा से एबीपी गंगा के लिए पंकज की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सियासत गर्म हो गई और इसी बीच आगरा के जसपुर ब्लॉक स्थित बड़ा गांव के लोगों ने महिला सशक्तिकरण के सपने को जमीन पर उतार दिया है। यहां के लोगों ने सर्वसम्मति से गांव की एक पोस्ट ग्रेजुएट बेटी को ग्राम प्रधान बनाने का फैसला ले लिया, यानी यहां उसका निर्विरोध चुना जाना तय है और ये इस क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। खबरों के मुताबिक गांव वालों ने यहां के हनुमान मंदिर पर ग्राम प्रधान के चुनाव के लिए एक पंचायत बुलाई, जहां किसान किलेदार की बेटी सरला सिंह गुर्जर को निर्विरोध ग्राम प्रधान बनाने का फैसला ले लिया गया। अभी पत्रकारिता की पढ़ाई करते हुए प्रशासनिक परीक्षाओं की तैयारी में लगी हुई है। बारे में ये है कि मतलब हम तो चाह रहे हैं, मतलब इसी वजह से हमने मतलब पंचायत जोड़ के इसी वजह से हमने वो लड़की मतलब चुनी है। और जो खर्चा होगा तो वो खर्चा गवर्नमेंट हमको दे, मतलब तो हम अपनी ग्राम समाज में लगावें और उससे मतलब कोई वो उन्नति करें। को मेरे माध्यम से मैंने घर घर जाके एक एक व्यक्ति से एक विनती की थी कि आप सारे लोग एक छत के नीचे बैठिए और फिर गांव के जो मेन मुद्दे हैं उन पे सहमति बनाइए और विकास को लेकर, शिक्षित प्रधान को लेकर कुछ मुद्दे थे जो मैंने रखे थे और पूरा गांव इकट्ठा हुआ, सभी समाज के लोग थे, तो सबने फिर फैसला लिया कि ये हमारे हित में है और इसी कारण एक सहमति पर सबकी हाजिरी लगी। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम के जन्मदिन पर पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीएसपी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। उन्होंने ये भी कहा कि बीएसपी एकमात्र पार्टी है जो उनके उद्देश्यों को लेकर आगे चलेगी। देश के कई राज्यों में विधानसभा के लिए आम चुनाव हो रहे हैं और हमारी पार्टी भी पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु व पांडिचेरी में यह चुनाव अकेले अपने बलबूते पर लड़ रही है। और इस मामले में आज मैं मान्यवर श्री काशीराम जी के जन्मदिन के खास मौके पर वहां अपनी पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से भी ये अनुरोध करती हूँ कि वे ये चुनाव पूरी दमदारी के साथ लड़े तथा अपनी पार्टी का जहाँ बेहतर रिजल्ट भी दिखाने का हर संभव पूरा प्रयास करें, जिसके तहत ही पिछले कई महीनों से देश के किसान केंद्र सरकार से इनके 3 नए बनाए गए कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए अभी तक भी लगातार आंदोलित है। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी ने केंद्र की सरकार से बार बार ये भी अनुरोध किया है और आज फिर से हमारी पार्टी उनसे ये अनुरोध कर रही है कि जब देश के किसान केंद्र सरकार के बनाए हुए 3 कृषि कानूनों से सहमत नहीं हैं तो फिर केंद्र की सरकार को अपने इन 3 कृषि कानूनों को वापस ले लेना चाहिए, तो ये उचित होगा। बीएसपी की भी ये मांग है। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि बीएसपी विरोधी जातिवादी पार्टियाँ व ताकतें चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में, खासकर चुनाव के समय में ये सभी पार्टियाँ व ताकतें किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके बीएसपी के विरुद्ध एकजुट हो जाती हैं, जिनको मान्यवर श्री काशीराम जी ने भी काफ़ी झेला है। ये वक्तव्य था मायावती का आज काशीराम के जन्मदिन पर। आगे बढ़ते हैं। आपको शामली के अजीम मंसूरी तो याद ही होंगे। छोटे कद से परेशान अजीम ने थाने पहुंचकर पुलिस से शादी कराए जाने की गुहार लगाई थी और अब अजीम को घोड़ी पर नाचता हुआ एक वीडियो वायरल हो गया है और उसके बाद उनकी शादी की अफवाह उड़ने लगी। घोड़ी पर बैठकर खुशी से नाचते हुए ये है अजीम मंसूरी। अगर आप इन्हें नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। दरअसल सोशल मीडिया पर अजीम मंसूरी इन दिनों काफी छाए हुए हैं। ऐसा इसलिए
क्योंकि ये अपनी शादी को लेकर बहुत परेशान है। अजीम ने अपनी शादी के काफी सपने संजोए थे, ऊपर वाले की इबादत की थी। थाने पहुंचकर पुलिस से शादी करवाए जाने की गुहार लगाई। इतना ही नहीं, सीएम तक इन्होंने अपनी बात को पहुंचाया। शामली के कैराना नगर के रहने वाले 26 साल के अजीम मंसूरी की शादी नहीं होने के पीछे की वजह है उनका छोटा कद। अजीम मंसूरी का कद करीब 3 फीट है, जो उनके लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। हालांकि अब अजीम का घोड़ी पर बैठकर नाचते हुए वीडियो सामने आया तो लोगों ने इसे उनकी शादी से जोड़कर वायरल कर दिया। लेकिन अभी अजीम की शादी सिर्फ एक अफवाह है। जे शादी तो हो ही नहीं मिली, जे किसी की शादी हुई थी यहाँ से कब 15 दिन पहले कैरान थाने के पीछे से बलात गई थी शामली अंसाली मोहल्ले में। ये हमारे कल्ला के वो आके लटके की बलात गई थी। अजीम मंसूरी 9 मार्च को कैराना कोतवाली पहुंचे थे। यहां उन्होंने पुलिस वालों से अपनी शादी करवाए जाने की गुहार लगाई थी, जिसके बाद एबीपी गंगा ने भी अजीम की खबर को चलाया और उसका असर ये हुआ कि अजीम मंसूरी को शादी के लिए फोन आने लगे। इरादा है करने के लिए तो इंशाल्लाह तैयार आओगे आप? जे इंशाल्लाह आवे के कब को बुलाओगे तुम? कोई दिक्कत नहीं है, आपको जब समय मिले तो आ जाओ। जे इंशाल्लाह आवे के जब तुम बुलाओगे तब आवे के। हालांकि अजीम ने बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान का उनके पास फोन आने की बात से इनकार किया है। वहीं अजीम के परिजनों की माने तो एबीपी गंगा पर खबर चलने के बाद अब उनकी शादी पक्की होने के आसार दिख रहे हैं। रिश्ते तो काफी आ रहे हैं, मेरे पास भी लगभग 10-15 फोन आ चुके हैं और पापा जी के पास भी, चाचा जी के पास भी, सारी जगह पे रिश्ते के बहुत फोन आ रहे हैं। उनमें भी अगर सहयोग हुआ तो इंशाल्लाह जरूर करेंगे। अब अजीम को इंतजार उस दिन का है जब उनकी शादी होगी। उनके लिए इससे खुशनसीब दिन कोई और नहीं होगा। पंकज प्रजापति, एबीपी गंगा, शामली।